नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और ये शायद लेक्चर नंबर 3 बेटा। प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रोलिसिस का। तो हम लोग क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है? फैराडेज पढ़ना है। अब मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक सिखाऊं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को। पहले हम लोग कुछ बेसिक सीखते हैं। पहली चीज सीखते हैं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो पहली बात 1 मोल इलेक्ट्रॉन है ना। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Na इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल में Na इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज निकालना है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों, अगर मुझे चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो बताओ Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट 96500 कूलम आएगा, जो कि बराबर है 1 फैराडे। तो अगर हम चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो 1 फैराडे के बराबर होता है। आगे इसका क्या मतलब? अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे, इसका मतलब क्या है? अगर मैं हिंदी में बोलूं, इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा? इसका मतलब है 96500 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराओगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा? 96500 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। मेरे बच्चों को जरा समझो, बेसिक को जरा समझो। कुछ बेसिक सिखा रहा हूं, फिर उसके बाद आगे चलूंगा। दूसरी बात इसके लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए, 1 मोल का जो मास होता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, यहां लिख दूं बेटा, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास। उस सब्सटेंस का मोलर मास इन ग्राम। सही बात है। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, जैसे मास ऑफ 1 मोल सिल्वर कितना होगा? सिल्वर का मोलर मास होता है 108 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है? 27 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल कॉपर 63.5 ग्राम। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो उसके मोलर मास के बराबर होता है, और वो भी ग्राम में। जैसे मास ऑफ 1 मोल Ag है ना, तो ये 108 ग्राम के बराबर होगा। मास ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम है, ये 27 ग्राम के बराबर होगा। मास ऑफ 1 मोल कॉपर है, 63.5 ग्राम के बराबर होगा। ये सब इनके मोलर मासेस हैं, एटॉमिक मास भी कह सकते हैं उनको, इन ग्राम है ना। अब जरा बताओ, मास ऑफ 1 मोल जिंक, तो ये हो गया 65.4 ग्राम। पहली बात ये लिख लीजिए। तो एक चीज क्या लिख लीजिए? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, और दूसरी बात क्या लिख लीजिए? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस मोलर मास के बराबर होता है। मास ऑफ 1 मोल सिल्वर 108 ग्राम, मास ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम 27 ग्राम, मास ऑफ 1 मोल कॉपर 63.5 ग्राम, मास ऑफ 1 मोल जिंक 65.4 ग्राम। तो ये बेसिक है थोड़ा सा, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर नोट कर लिया करो। बोलो जल्दी से। इसका चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराएंगे, अगर आप 1 मोल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो इसका मतलब उसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा? 96500 कूलम। अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते हैं तो इसका मतलब है उसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा? 96500 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। एक तो कहानी ये हो गई, 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने पे कितना चार्ज फ्लो करता है? 96500 कूलम चार्ज फ्लो करता है, जो कि बराबर होता है 1 फैराडे के। इसमें एक कहानी और है बच्चों, और वो कहानी है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बारे में मैं बता दूं आपको, इज इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का पहला फॉर्मूला हो गया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट।
और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का एक और दूसरा भी फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं, एक ही बात है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का। तीसरा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का, तीसरा फॉर्मूले में हम लोग आपको बता दें, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मोलर वेट, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये तीसरी कहानी है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट के। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होते हैं मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर के, और इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब मैं आपको बता दूं, अब जरा मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं Na+ का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, आप पढ़ चुके हैं पहले से, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नीशियम +2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो मैग्नीशियम +2 का वैलेंसी फैक्टर 2। अगर मैं आपसे बोलूं एल्युमिनियम 3+ का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो वो 3। अगर मैं आपसे बोलूं कॉपर +2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं जिंक +2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं निकल +2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं मरकरी +2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, तो आपने मेरी बात ये समझी कि किसी भी चार्ज, किसी भी आयन का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होता है। किसी भी आयन का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होता है। तो सोडियम पे +1 चार्ज है तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा, मैग्नीशियम +2 पे +2 चार्ज है तो वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, एल्युमिनियम +3 पे +3 चार्ज है तो वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, कॉपर +2 पे +2 चार्ज है तो वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। बोलो बच्चों, रफ कर दूं वैलेंसी फैक्टर, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। वैलेंसी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी इन सब, मैं भी आपको कांसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब मेरी बात समझना, अगर मैं आपसे बोलूं इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का निकालो तो आप निकाल सकते हो, 27, और एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 3। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट आपसे बोलूं सिल्वर का निकालो तो सिल्वर का मोलर मास होता है 108, इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 1। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अगर मैं आपसे बोलूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना होता है, तो आप बोलोगे 63.5 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं आपसे बोलूं इक्विवेलेंट वेट जिंक का कितना होगा, तो जिंक का होगा 65.4 डिवाइडेड बाय 2। इन सभी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इक्विवेलेंट वेट की कहानी तो ये आगे कहानी, इक्विवेलेंट वेट इज एल्युमिनियम 27/3, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108/1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 63.5 डिवाइडेड बाय 2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक 65.4 डिवाइडेड बाय 2। बोलो बच्चों, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। रफ कर दूं, तो वैलेंसी फैक्टर तुम्हें समझ में आ गया कि किसी भी आयन के केस में जितना चार्ज होता है वैलेंसी फैक्टर उसके बराबर होता है। अब मेरी बात समझना, यहां पर एक कहानी तो हो गई। अब मान लो मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊं, यहां पे देखो समझना। अगर मैं कॉपर की इक्वेशन लूं, कॉपर का अगर रिडक्शन हो रहा हो कैथोड पे, तो ये इक्वेशन बनेगी Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू C। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराऊंगा तो मेरा कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। देखो मैं रिलेशन बना रहा हूं, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर है, 2 फैराडे। 2 फैराडे अगर मैं चार्ज फ्लो कराऊंगा तो मेरा 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। रिलेशन बनाओ, 2 फैराडे मतलब 2 × 96500 कूलम चार्ज अगर फ्लो कराऊंगा तो मेरा 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। अब इस रिलेशन को अगर आप वेट के टर्म्स में बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल दीजिए, 2 × 96500 कूलम अगर मैं चार्ज फ्लो कराऊंगा तो कॉपर का मोलर मास कितना होता है, 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। तो अगर मैं 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराऊंगा, 1 फैराडे, तो जो मेरा कॉपर डिपॉजिट होगा वो 63.5 डिवाइडेड बाय 2 होगा। 1 फैराडे फ्लो कराने पर मेरा जो कॉपर डिपॉजिट होगा वो 63.5 डिवाइडेड बाय 2 होगा। 63.5 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट वेट होता है।
क्या होता है, ये कॉपर का इक्विवेलेंट वेट होता है। यहां से एक रिलेशन आ गया कि अगर मैं कभी भी 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराता हूं तो जो मास डिपॉजिट होगा कैथोड पर वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। रिलेशन नहीं आया समझ में? बेटा मैंने यहां से रिलेशन निकाल लिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर मैं 1 फैराडे चार्ज, बेटा कौन सी चीज रफ कर दूं, ये वाली चीज रफ कर देता हूं। अगर मैं 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराता हूं तो बताओ मेरा कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। जो मेरा कॉपर डिपॉजिट होगा तो मैं आपको बता दूं, ये रिलेशन है, ये 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराने पर इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास डिपॉजिट होता है। इसको आपको मैंने हिंदी में लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास डिपॉजिट होता है। चलिए आप इस बात को प्रूफ नहीं मान रहे हैं, फिर मैं एक और से करके बताऊं। 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराने पे जो मास डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट के बराबर होता है, और 1 इक्विवेलेंट बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट के। बेटा 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराने पर 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है, 1 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होता है, एक इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होता है, और एक इक्विवेलेंट का जो मास होता है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, वो भी ग्राम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको मैं बता दूं। 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराने पर इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास क्या कर जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अगर मैं कैथोड की बात करूं, मान लो कोई बच्चा ये बोले सर Al+3 ले लूं और +3 इलेक्ट्रॉन ले लूं और चेंज कर दूं Al में। इसका मतलब है कि अगर मैं 3 फैराडे 3 मोल इलेक्ट्रॉन है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर है 1 फैराडे के, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 फैराडे। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे, तो 3 फैराडे चार्ज 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करता है। तो 1 फैराडे चार्ज 1/3 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करता है। 1 मोल एल्यूमिनियम का वजन कितना होता है 27, तो 1/3 मोल का वजन कितना होगा 9 ग्राम। तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट ही तो है, चेक करो, 9 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ही तो है एल्यूमिनियम का। तो 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराने पर उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास क्या करता है, डिपॉजिट करता है। ये वाली कहानी, तो ये पहली बात नोट कर लिया जाए। 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराने पर, रफ कर दो बच्चों अब जरा। ये मैंने बेसिक पढ़ा दिया है, इक्विवेलेंट वेट का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। इक्विवेलेंट वेट का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना। एक कांसेप्ट होगा बच्चों, देखो जरा, ये इस बार सीबीएसई में आया था। अगर मैं 2H2O चेंजेस इनटू H2 चेंजेस इनटू 4H+ में ऑक्सीडेशन कर रहा हूं O2+4 इलेक्ट्रॉन। अगर क्वेश्चन पूछ ले, एक बैलेंस इक्वेशन है, अगर वो क्वेश्चन हमसे पूछ ले इसमें वैलेंसी फैक्टर निकालो, तो वैलेंसी फैक्टर इस केस में, किसी बैलेंस इक्वेशन के केस में, किसी बैलेंस इक्वेशन के केस में अगर आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। अच्छा ये बताओ मुझे, वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीजन गैस का निकालना है, तो बताओ वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीजन गैस का क्या होगा। वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीजन गैस का होगा टोटल इलेक्ट्रॉन 4 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो वैलेंसी फैक्टर होगा ऑक्सीजन गैस का 4। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन गैस का वैलेंसी फैक्टर 4 होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, H2O+2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू H2+2OH-। मुझे बताओ हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, हाइड्रोजन गैस का टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो वैलेंसी फैक्टर आ गया हाइड्रोजन गैस का। क्लोरीन का निकालो, 2Cl- चेंजेस इनटू Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो वैलेंसी फैक्टर आ गया क्लोरीन गैस का। ये भी नोट कर लो, किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाए तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इन्वॉल्व होते हैं उसको कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, वो उसका वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। मुझे 3 की जरूरत पड़ती है, एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एक हाइड्रोजन के वैलेंसी फैक्टर की जरूरत पड़ती है, और एक क्लोरीन के वैलेंसी फैक्टर की जरूरत पड़ती है।
नोट करो, नोट करो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें तो चार्ज नहीं आ रहा ना, बोलो बेटा। मैं तो ऐसे नहीं करता था, मैं ऐसे करता था, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन पे जो टोटल चार्ज होगा वो होगा -4 और वैलेंसी फैक्टर में 4 लेते हैं। सही है बेटा। यहाँ इसलिए वो मेरे ट्रिक हुआ करती थी। मैं कैसे पता करता था वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीजन के? एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो 2 ऑक्सीजन पे -4 चार्ज होगा, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था। एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है तो 2 हाइड्रोजन पे +2 चार्ज होता है। एक क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है तो 2 क्लोराइड पे। ऐसे करा था, बट आप नहीं करें, आप इस तरीके से करें, आप इस तरीके से करें। रफ कर दो। अब बच्चों इधर समझो मेरी बात, 2-3 चीजें और चाहिए। एट एसटीपी नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय एक मोल में कितने लीटर वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। तो अगर आपको मोल्स निकालने हैं तो आप वॉल्यूम इन लीटर को 22.4 से डिवाइड कर दो, बट कब होनी चाहिए कंडीशन? एट एसटीपी। किसी भी गैस के मोल्स आ जाएंगे। और अगर मान लो आपको वॉल्यूम निकालना है तो मोल्स ऑफ द गैस को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम इन गैस आ जाएगा। अगर वॉल्यूम ml में है तो वॉल्यूम इन ml एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22400 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ गैस। ये भी फॉर्मूला है। एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। कितना ml हो गया? ये दो कहानी होगी। वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 मोल्स आ जाएंगे, और अगर वॉल्यूम ml में दे रखा हो तो 22400। ये दोनों की भी बहुत आवश्यकता है इस टॉपिक को पढ़ने में। फिर दूसरा एक और फॉर्मूला आता है, मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर वेट। तो अगर आपको मान लो वेट निकालना हो तो आप मोल्स निकाल लो और मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मास। ये भी तरीका है, ये भी लिख लो एक। पहले बेसिक समझा करो ना, टॉपिक का बेसिक समझा करो। पहले टॉपिक का बेसिक समझा करो। चले, पूरा बेसिक क्लियर हो गया। अगर किसी गैस के एसटीपी पे मोल्स निकालने हैं तो उसका जो वॉल्यूम होगा ना एसटीपी का, उसको डिवाइड कर दो 22.4 से। अगर किसी गैस के मोल्स निकालने हैं एसटीपी पे तो आप वॉल्यूम इन ml होगा, उसको 2240 से डिवाइड कर दो। अगर आपको मोल्स मिल जाए और अगर आपको वेट निकालना हो तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इतना तो सब आप लोगों को आता है। चलो मैं एक कंसेप्ट और समझाऊंगा आपको। इसी साल आया है, 2019 में आया है क्वेश्चन, 2020 में, सॉरी 2020 में आया है सीबीएसई में ना। अगर मैं वाटर का ऑक्सीडेशन करूं तो वाटर का ऑक्सीडेशन करने पे यही मिलती है ना इक्वेशन, 4H + O2 + 4 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? इस इक्वेशन का क्या मतलब है? अगर मैं 2 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करूंगा, अगर मैं 2 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करूंगा तो मुझे कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने पड़ेंगे? 4 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने पड़ेंगे। इक्वेशन बताती है 2 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए मुझे 4 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने पड़ेंगे करंट। तो 2 मोल वाटर को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो बताओ मुझे कितने फैराडे चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा? मुझे 4 फैराडे चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा। 2 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए मुझे 4 फैराडे चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा। तो बताओ 1 मोल वाटर को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो मुझे कितना चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा? अगर मैं 1 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करूंगा तो मुझे कितना चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा? 2 फैराडे। बच्चों एक चीज और मैं थोड़ा सा टॉपिक से बदल के कहना चाहूंगा कि ये जो चीनी जो हरकत कर रहे हैं ना चाइना वाले, बेटा हम लोग इतने ताकतवर हैं कि हम चीनी को तो पानी में घोल के पी जाते हैं। इनकी औकात क्या है? और मैं उन शहीदों को सत सत नमन करता हूं जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान कर दिया। उनकी फैमिली के लिए मेरी है ना काफ़ी मुझे मालूम है कि उस फैमिली पे क्या बीत रही होगी, जिनके वो लोग थे, जिनके वो है ना घर के लोग थे। तो बड़ी निराशा रहती है, बड़ा दुख है। बट इन चाइना की कोई औकात नहीं हमारे सामने।
हम चीनी को तो घोल कर पी जाते हैं पानी में, इनकी औकात क्या है। 1 मोल वाटर को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो मुझे कितना चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा, 2 फैराडे चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा, 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा। तो बेटा सीबीएसई ने क्या क्वेश्चन पूछा, सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं 1 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता हूं, अगर मैं 1 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता हूं तो बताइए मुझे कितना फैराडे चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा। तो आंसर था 2 फैराडे। तो इक्वेशन को देखकर आप बोल सकते हो, इक्वेशन को देखकर आप बोल सकते हो। क्लियर हो गया? चले बच्चों, अब जरा मेरी बात समझिएगा। सर फैराडेज क्या कर रहे थे, मैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बता रहा हूं। अब मैं फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बता रहा हूं। मेरे बच्चों सुना, मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बता रहा हूं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा मैं एक चीज और बता दूं, जितना ज्यादा आप अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जितना ज्यादा आप चार्ज फ्लो कराओगे, इलेक्ट्रोलिसिस उतना फास्ट होगा, उतना ज्यादा मास डिपॉजिट करेगा। आप बोलेंगे कैसे, जरा प्रूफ करो। जैसे देखो सर फैराडे कर क्या रहे थे, सर फैराडे ये कर रहे थे, ये 2 इलेक्ट्रोड ले लिए मैंने ये 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। अगर मैं ज्यादा चार्ज फ्लो कराऊंगा तो इन पर ज्यादा चार्ज आएगा। मान लो ये बैटरी इसको इलेक्ट्रॉन देगी तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। इससे इलेक्ट्रॉन लेगी तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मैं ज्यादा चार्ज फ्लो कराऊंगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराऊंगा तो इस पर ज्यादा चार्ज आएगा, रॉड पर ज्यादा चार्ज आएगा, ज्यादा चार्ज आएगा। बोलो, अगर मैं ज्यादा चार्ज फ्लो कराऊंगा तो इन पर ज्यादा चार्ज आएगा। अगर मैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो कराऊंगा, ज्यादा पास करूंगा तो इन पर ज्यादा चार्ज आएगा। और अगर इन पर ज्यादा चार्ज आएगा तो ये कैटायन को ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। और अगर ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे और ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा डिपोजिशन होगा, तो मोर डिपोजिशन। अगर ज्यादा चार्ज फ्लो कराएंगे तो ज्यादा चार्ज आएगा रॉड पे, ज्यादा चार्ज आएगा तो ज्यादा तेजी से आयन को अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा तेजी से आयंस को अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। नहीं बात समझी कैसे? अगर मैं ज्यादा चार्ज फ्लो करा दूं तो रॉड पे ज्यादा चार्ज आएगा, और अगर रॉड पे ज्यादा चार्ज आएगा तो ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेंगे इनको, कैटायन और एनायन को। और अगर ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, ज्यादा डिपोजिशन होगा। तो ये सर फैराडेज कर क्या रहे थे, सर फैराडे क्या कर रहे थे, वो बार बार चार्ज फ्लो कराकर और मास डिपॉजिट पता कर रहे थे। वो चार्ज फ्लो करा रहे थे और मास डिपॉजिट पता कर रहे थे, चार्ज फ्लो करा रहे थे और मास डिपॉजिट। उन्होंने देखा जितना ज्यादा वो चार्ज फ्लो करा रहे हैं उतना ज्यादा मास या वेट डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट हो रहा है। सर फैराडे देख रहे थे कि चार्ज फ्लो कराने पे ज्यादा वेट डिपॉजिट हो रहा है। बार बार वो क्या कर रहे थे, चार्ज फ्लो करा रहे थे, फिर उस चार्ज को बढ़ाते जा रहे थे और वेट डिपॉजिट भी काउंट करते जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अगर वो चार्ज को डबल कर रहे हैं, चार्ज को डबल कर रहे हैं तो जो वेट डिपॉजिट हो रहा है, जो वेट डिपॉजिट हो रहा है, जो मास डिपॉजिट हो रहा है, वो भी डबल हो रहा है। तो इन्होंने समझ लिया यहां से कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। ये सर फैराडेज ने रिलेशन बताया, सर फैराडेज ने ये रिलेशन बताया बच्चों। मैं फैराडेज का बेटा फर्स्ट लॉ लिखने जा रहा हूं, आप पहले इसको नोट कर लो। फैराडेज का फर्स्ट लॉ पूछा जाता है पेपर में। फैराडेज का फर्स्ट लॉ ये कहता था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज्ड एट एनी इलेक्ट्रोड
is directly proportional to the amount of electricity passed through the electrolytic solution. Amount of electricity passed through the electrolytic solution. इनका क्या कहना था सर? फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है सर? फैराडे का फर्स्ट लॉ है बेटा, ये फर्स्ट लॉ है सर। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट या जो डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड से, बेटा देखो रिएक्शन एक साथ हो रही होती है, जितना कैथोड में मास डिपॉजिट होगा उतना एनोड से डिस्चार्ज होगा। रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही होती है, ऐसा नहीं चल रहा होता कि सिर्फ कैथोड पे चल रही हो एनोड पे नहीं चल रही है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the amount of electricity passed through the electrolytic solution. आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, चार्ज फ्लो कराएंगे, उतना ज्यादा मास डिपॉजिट और डिस्चार्ज होगा एट एनी इलेक्ट्रोड। मेरी बात समझ गए? जितना अभी आपको मैंने रीजन बताया था कि जितना ज्यादा आप चार्ज फ्लो कराएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज फ्लो कराएंगे उतना इलेक्ट्रोड पे चार्ज ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रोड पे जितना ज्यादा चार्ज आएगा वो ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा रिएक्शन होगी, ज्यादा रिएक्शन होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मेरी बात समझ गए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। और सर फैराडे क्या कर रहे थे? चार्ज को वेरी करके देख रहे थे कि कितना मास डिपॉजिट हो रहा है या मास इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि जब चार्ज को बढ़ा रहे थे तो मास इलेक्ट्रोलाइज्ड जो हो रहा था वो भी बढ़ रहा था। सही है? जनरली मैं इसको डिपॉजिट बोल रहा हूं, मैं कैथोड की बात कर रहा हूं। अगर मैं मास का चार्ज को ज्यादा फ्लो करा रहा हूं तो ज्यादा मास डिपॉजिट हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि चार्ज को डबल फ्लो कराने पर, चार्ज को अगर मैं डबल कर रहा हूं तो मास भी जो डिपॉजिट हो रहा है वो भी जस्ट डबल हो रहा है। तो उन्होंने वहां से एक रिलेशन बताया कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। बोलो बच्चों, इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसको हमने बोला ZQ, एंड दिस Z इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। This Z is known as the electrochemical equivalent. This Z is known as the electrochemical equivalent. W is equals to ZQ, तो Q को सॉल्व किया तो ये आ गया IT, ZIT। W is equals to ZIT। अब ये Z क्या है ये समझते हैं। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितना ज्यादा हम चार्ज पास करेंगे उतना ज्यादा हमारा मास डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड पर। ये चीज बोली गई थी सर फैराडे के द्वारा फर्स्ट लॉ में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। The amount of substance deposited or discharged at any electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through the electrolytic solution। अब मैं इस Z को दो तरीके से निकाल सकता हूँ। इस Z को मैं बताता हूँ। Z सभी के लिए कांस्टेंट होता है और डिफरेंट होता है। हर सब्सटेंस के लिए Z कांस्टेंट होता है और डिफरेंट होता है। पहली बात ये नोट कर लो, हर सब्सटेंस के लिए Z की वैल्यू फिक्स होती है और अलग अलग होती है। अब Z को कैसे निकाला गया मैं दो तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू कॉपर। इसका मतलब है 2 फैराडे चार्ज, 2 फैराडे कितना कॉपर डिपॉजिट करता है? 63.5 ग्राम। 2 फैराडे का मतलब है 2 × 96500 कूलम। कितना कॉपर डिपॉजिट करता है? 63.5 ग्राम। तो बताओ एक कूलम कितना करेगा? 63.5 डिवाइडेड बाय 2 × 96500 ग्राम। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक कूलम चार्ज पास कराने पर, एक कूलम चार्ज पास कराने पर जितना मास डिपॉजिट होगा, जितना मास डिपॉजिट होगा उसी को जेड कहते हैं। एक कूलम चार्ज पास कराने पर जितना मास डिपॉजिट होगा उसी को जेड कहते हैं। एक तो डेफिनेशन ये हो गई। तो बताओ ये क्या कहलाएगा? ये कॉपर का जेड कहलाएगा, ये कॉपर का जेड कहलाएगा, ये कॉपर का जेड कहलाएगा।
ये कॉपर का जेड कहलाएगा, कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा, बोलो ये कॉपर का जेड कहलाएगा। अब मैं इसका एक और तरीका बता रहा हूं यही जेड निकालने का, मैं एक और तरीका बता रहा हूं, इसी जेड को निकालने का मैं एक और तरीका बता रहा हूं। चार्ज, 1 कूलम चार्ज पास करने पर जितना मास डिपॉजिट होगा उसी को जेड कहते हैं। अब इसी चीज को एक और तरीके से निकाल सकते हो आप लोग, बोलो, आप बोलोगे कैसे? इक्विवेलेंट लॉ क्या कहता है? एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने पर एक इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होता है। इक्विवेलेंट लॉ कहता है कि एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने पर एक इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होता है। एक इक्विवेलेंट एक को जन्म देता है। तो अगर मैं एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो कराऊंगा तो मेरे एक इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा। एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने पर एक इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा। एक इक्विवेलेंट फ्लो कराने पर एक इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1। तो एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इक्विवेलेंट बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इक्विवेलेंट बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बेटा कैसे? इक्विवेलेंट जो होता है 1 इक्विवेलेंट, वैलेंसी फैक्टर एक इलेक्ट्रॉन का 1 है, तो एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन अगर मैं फ्लो कराऊंगा तो इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराऊंगा। क्यों? इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोल कितना हो गया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी फैक्टर 1। एक मोल इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है? 1 फैराडे। तो मैं शुरुआत में बताया था कि 1 फैराडे जो प्रोड्यूस करता है वो 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, और 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस का जो वेट होता है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। याद करो मैंने शुरुआत में यह पढ़ाया था, 1 फैराडे फ्लो करने पर कितना मास डिपॉजिट होता है? इक्विवेलेंट वेट के बराबर इन ग्राम। यही कहलाता है जेड, यही कहलाता है जेड। चलो निकालते हैं। जैसे मान लीजिए वेट इज इक्वल्स टू जेड क्यू। तो अगर मैं 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराता हूं तो बताओ मेरा कितना वेट डिपॉजिट होगा? कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 63.5 डिवाइडेड बाय 2। बोलो तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? जेड की वैल्यू आ गई 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू एफ, और एफ का मतलब है 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 96500। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने का मतलब है 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने का मतलब है 1 फैराडे फ्लो कराना। और 1 फैराडे अगर मैं चार्ज फ्लो कराता हूं तो एक इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होता है। अगर मैं 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराता हूं तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास डिपॉजिट होगा। अब मैंने फार्मूला W=ZQ, तो अगर मैं 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराऊंगा तो मेरा इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होगा। ये शुरुआत में ही बता चुका हूं। और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है कॉपर का? 63.5 डिवाइडेड बाय 2, तो जेड की वैल्यू आ गई 63.5 2 इनटू एफ। तो आप ऐसे सीखना चाहें ऐसे सीख लें, ऐसे सीखना चाहें ऐसे, तो बता दो मैं जेड का मतलब बता देता हूं। जेड क्या होता है? जेड क्या होता है? जेड होता है E/F। जेड होता है E/F। जब आप 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराएंगे तो जो मास डिपॉजिट होगा वो E के बराबर होगा। तो अगर मान लीजिए आपको जेड निकालना है mg का, तो बताइए mg का कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट 24 डिवाइडेड बाय 2/96500। अगर जेड आपको एल्यूमिनियम का निकालना है तो 27 डिवाइडेड बाय 3/96500। जेड अगर आपको सोडियम का निकालना है तो 23 डिवाइडेड बाय 1/96500। ये क्या है? इनके इक्विवेलेंट वेट है। ये क्या है? इनके इक्विवेलेंट वेट है। ये क्या है? इसका इक्विवेलेंट वेट है। अब थोड़ा सा रह गया बस, इक्विवेलेंट वेट। तो अगर आप 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराते हैं तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर मास डिपॉजिट होता है, वही जेड। तो जेड क्या हो गया? E/F। अभी भी नहीं आया बच्चों को? m बराबर जेड क्यू होता है ना। तो अगर मैं 1 फैराडे चार्ज फ्लो करा दूंगा तो मेरा मास कितना डिपॉजिट होगा? E ग्राम के बराबर होगा। तो जेड कितना आएगा? E/F आएगा। और E क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी
अभी भी नहीं समझे? चलो अब जरा बताओ मेरा फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू जेड क्यू। m क्या है? मास। z की वैल्यू क्या है? अभी आपने सीखी है, e अपॉन एफ क्यू। बताओ m अपॉन e आ गया इज इक्वल टू आ गया q अपॉन f। m अपॉन e इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर आ गया q अपॉन f। बोलो जल्दी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं? मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू q अपॉन f। तो मोल्स बराबर आ गया q अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू f। तो मोल्स बराबर आ गया हमारा फॉर्मूला I इंटू टी अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500। कैसे किया? हमारा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू जेड क्यू या w इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड की वैल्यू रख दी e अपॉन f इंटू क्यू, e को नीचे ले गया, m अपॉन e क्या कहलाते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होते हैं मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू q अपॉन f, और मोल्स बराबर होते हैं q अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू फैराडेज। n बराबर आ गया I इंटू टी अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू 96500। ये तो बेटा मैंने ड्राइव किया है। मतलब आप बच्चे क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। मैं आपको बता दूं, मैं जो फॉर्मूला यूज करता हूँ वो बराबर होता है m इज इक्वल टू मोल्स इज इक्वल टू q अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू 96500। ये पहला फॉर्मूला यूज करता हूँ। दूसरा फॉर्मूला यूज करता हूँ q इज इक्वल टू it अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू 96500। अगर वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछता है तो मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर करके मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ I इंटू टी अपॉन 96500। मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर क्या कहलाता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहलाता है I इंटू टी अपॉन 96500। ये सारे फॉर्मूले हो गए बच्चों। आपको अभी भी डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिएगा। आज का मेरा टॉपिक खत्म।